इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म। असल में उत्तराखंड में चल रहे अवैध मदरसों को राज्य सरकार ने बंद करवा दिया। असल में जो पंजीकृत मदरसे चल रहे हैं उनमें क्या पढ़ाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और इस सवाल के बारे में जब धामी सरकार को रिपोर्ट मिली, उसके बाद से ही मदरसे बोर्ड को खत्म करने की कवायद शुरू हो गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2023 में 416 पंजीकृत मदरसे थे, जिसमें 45,808 बच्चे पढ़ाई करते थे, जिनमें कक्षा 1 से 5 में 23,174 और कक्षा 6 से 8 में 17,067 बच्चे पढ़ाई करते थे। जबकि मुंशी मौलवी यानी कक्षा 9 से 10 में तकरीबन 2496 बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते थे। मिली जानकारी के अनुसार अवैध रूप से जो मदरसे चल रहे थे उनकी संख्या करीब 576 से अधिक बताई जा रही है। वहीं तकरीबन 60,000 बच्चे धार्मिक तालीम जो है इसमें ले रहे थे। खास बात इसमें यह है कि मदरसा संचालक और मुस्लिम लोग चंदा जुटाकर बच्चों को पढ़ाई कराते हैं। वहीं सरकार ने सर्वे में पाया कि ज्यादातर अवैध मदरसों द्वारा चंदा का कोई हिसाब किताब नहीं है। उनके संचालक आलीशान मकानों और कोठियों में लग्जरी जीवन जो है वो व्यापित कर रहे हैं, जबकि मदरसों में पढ़ाई कर रहे बच्चों की स्थिति बेहद दयनीय है। इस मामले में उत्तराखंड बाल सुधार आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट राज्य सरकार को दी, जिसमें देहरादून के एक मदरसे का जिक्र था। आयोग का कहना रहा कि मदरसे में पढ़ाई का स्तर बेहद ही खराब और चिंताजनक। खबर यह भी है कि यहां अवैध मदरसे पहले यूपी या अन्य राज्यों में चलते थे, लेकिन सरकार द्वारा सख्ती किए जाने पर उत्तराखंड में सक्रिय हो गए हैं। वहीं खबरों की माने तो यहां झारखंड, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ राज्यों से भी बच्चे धार्मिक शिक्षा ले रहे थे। आपको बता दें कि फिलहाल 237 अवैध मदरसे जो हैं वो बंद कराए जा चुके हैं। वहीं इस मदरसा संचालक ने नैनीताल हाईकोर्ट में भी इसको लेकर जब जो है ज्ञापन सौंपा और जो मामला जो है नैनीताल हाईकोर्ट में गया, उसके बाद कोर्ट का भी साफ तौर पर यही कहना था कि देखिए बिना पंजीकरण के मदरसे नहीं खुलेंगे। दरअसल मदरसा संचालक पंजीकरण इसलिए नहीं करवाते क्योंकि उन्हें मदरसा बोर्ड के नियमों का और कानूनों का पालन करना होगा। इसी बीच खबरों की माने तो धामी सरकार अगले साल 2026 के शैक्षिक सत्र के मदरसा बोर्ड की मान्यता को समाप्त करने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन को मंजूरी देने जा रही है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनने के बाद सभी अल्पसंख्यकों को फायदा होने वाला है। इसमें न सिर्फ मदरसे बल्कि सिख, पारसी, ईसाई, जैन, गोरखा, बौद्ध आदि अल्पसंख्यकों के विद्यालयों में भी मान्यता जो है उनको प्रदान की जाएगी। फिलहाल सीएम धामी ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि देवभूमि में मदरसे बंद होंगे और उनके स्थान पर यहां के बच्चों को बेहतर पाठ्यक्रम में शिक्षा दी जाएगी। देखिए आखिरकार क्या है पूरा मामला। ये पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। वो जो हमारा अल्पसंख्यक शिक्षा का जो प्राधिकरण होगा, वो प्राधिकरण तय करेगा कि वहाँ भी क्वालिटी एजुकेशन मिले लोगों। प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, जो पंजीकृत हैं, गैर पंजीकृत हैं, 1 जुलाई 2026 से अगर वो पंजीकृत नहीं होंगे तो उनको जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य रूप से जो है उनको लेना पड़ेगा। और उनको जो हमारा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण है, उसमें वो आवेदन कर सकेंगे। 1 जुलाई से ये अनिवार्य कर दिया जाएगा, 1 जुलाई 2026। तो आपको बताते चले धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला जो है, किस तरीके से सीएम धामी की कैबिनेट ने फैसला जो है वो लिया। एक बीच मानसून सत्र चल रहा है और दूसरी बीच ये फैसले की भी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। देवभूमि में मदरसों की जो है विदाई तय हो गई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं किस तरीके से ऐतिहासिक फैसला जो है उत्तराखंड की धामी सरकार ने लिया है, जहां अल्पसंख्यकों के लिए नया शिक्षा ढांचा जो है वो तैयार किया जाएगा। और साथ ही आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में खत्म होगी मदरसा व्यवस्था। ये एक बहुत बड़ा विषय इस वक्त जो है उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है, जहां 500 से अधिक अवैध मदरसों की पहचान जो है वो की गई है। और इसी क्रम में देखिए धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया। 237 मदरसों को पहले ही बंद किया जा चुका है। और इसी बीच आपको बताते चलें कि देखिए छात्रवृत्ति और मिड डे मील योजनाओं की अनियमितताएं भी जो हैं इस पूरे मामले में मिली हैं। तो बड़ी खबर ये भी एक निकल के सामने आ रही है। वहीं उत्तराखंड में 2026 में मदरसा बोर्ड सिस्टम जो है खत्म करने का फैसला जो है यहाँ धामी सरकार की ओर से लिया गया है और सीएम धामी की कैबिनेट ने जो है पूरा फैसला लिया है। तो देवभूमि में मदरसों की विदाई जो है वो तय है, ये हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान भी हमने आपको सुनाया और इसी बीच अल्पसंख्यकों के लिए नया शिक्षा ढांचा जो है वो तैयार करने की यहाँ पर बात कही गई है।
तो देखिए, आपको बता रहे हैं धामी सरकार जो है लगातार इन सब चीज़ों पे बात करने की बात कर रही है और मदरसों के ऊपर कार्रवाई जो है वो अब तेज़ हो चली है। पिछले दिनों भी कई सारी खबरें निकल के सामने आई जहां पर मदरसों के ऊपर जो है कार्रवाई सरकार की ओर से की गई थी, और इसी बीच अब ये भी खबरें निकल के सामने आ रही है कि देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष कानून बनाने की बात धामी सरकार कर रही है, जिसको तकरीबन 2016 तक, माफ कीजिए 26 तक जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने खुद अपने बयान में कहा कि देखिए, इसको 1 जुलाई 2026 तक लागू कर दिया जाएगा, जिसका पालन करना सभी लोगों के लिए और खासतौर पर सभी मदरसों वालों के लिए अनिवार्य होगा। लेकिन इसी बीच एक खबरें ये भी सामने निकल के आ रही हैं कि देखिए, इन सब कार्रवाई के खिलाफ जब ये सभी लोग कोर्ट पहुंचे हैं तो कोर्ट का भी, खासतौर पे हाई कोर्ट का भी यही कहना है कि देखिए, बिना लाइसेंस के, बिना पंजीकरण के, बिना अवैध दस्तावेजों के जो मदरसा है वो नहीं चलाया जा सकता। इसी बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम, जहां पर बच्चों जो पढ़ते हैं उनके ऊपर भी एक तरीके से ये सवाल है कि आखिरकार अब उनकी पढ़ाई किस तरीके से होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि देखिए, हम चंदा इकट्ठा कर कर उनको पढ़ा रहे हैं और उसके बाद सरकार जो है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने साफ तौर पे जो है यहाँ पर दिशा निर्देश जो हैं वो दे दिए हैं। और इसी बीच आपको बताते चलें कि पंजीकरण जिन मदरसों को है वही वैध माने जाएंगे, और जिन पर पंजीकृत कोई भी लाइसेंसिंग या डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई जो है अब तेज हो चली है। धामी सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला जो है इस वक्त लिया है। तो आंकड़ों के हिसाब से अगर आपको फिर से बताते चलें कि देखिए, उत्तराखंड में तकरीबन 416 पंजीकृत मदरसे हैं। ये 2023 का आंकड़ा है जो हमारे समक्ष है और हम आपके समक्ष रख रहे हैं, जिसमें तकरीबन 45,808 बच्चे जो है वो पढ़ाई करते थे, जिसमें कक्षा 1 से 5 में 23,174 और कक्षा 6 से 8 में तकरीबन 17,067 बच्चे जो है वो पढ़ाई करते थे। जबकि मुंशी मौलवी यानी कि कक्षा 9 और 10 की बात की जाए तो तकरीबन 2496 बच्चे जो है इसमें पढ़ाई करते थे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार अवैध रूप से जो मदरसे चल रहे हैं उनकी संख्या तकरीबन 576 से अधिक बताई जा रही है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया किस तरीके से 500 से अधिक जो है मदरसे जिनको फर्जी करार जो है यहाँ पर कर दिया गया, क्योंकि अवैध हैं वो एक तरीके से, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी चीजें, इसीलिए सरकार उन पर अब कार्रवाई तेज करने को चली है। तो लेकिन इसी बीच देखिए, एक खास बात यह भी है इस मामले में कि जो मदरसा संचालक और मुस्लिम लोग हैं वो चंदा इकट्ठा कर कर पढ़ाई कराते हैं। वहीं सरकार ने सर्वे में ये पाया कि ज्यादातर अवैध मदरसों द्वारा चंदा का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। देखिए, हिसाब किताब का भी एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है। और इसी के साथ आपको बताते चलें कि उसके संचालक आलीशान मकानों और कोठियों में लग्जरी जीवन जीते हैं, लेकिन परेशानी किन्हें होती है, जो वहां बच्चे पढ़ते हैं। जबकि मदरसों में पढ़ाई कर रहे बच्चों की स्थिति जो है बेहद ही ज्यादा दयनीय बताई जा रही है। सरकार के तमाम आयोग जो हैं वो भी इस विषय में काम कर रहे हैं, और जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि उत्तराखंड बाल सुधार आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को दी, जिसमें देहरादून के एक मदरसे का जिक्र जो है किया गया था। तो देखिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हैं, दोनों से आप सभी को रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से नवीन जोशी हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हनी पाठक है। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बहस में। तो देखिए, पहला सवाल मेरा हनी पाठक जी आपसे है कि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि जो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे थे, मदरसों में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उनके खिलाफ अब आपकी सरकार ने तो ठप्पा लगा दिया है। अब कैसे होगा? तो जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई करेंगे? इस चीज़ को लेकर अब आपकी सरकार को घेरा जा रहा है, क्या कहेंगे मैम? देखिए, अभी तक जो अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा था वो केवल मुस्लिम समुदाय को ही मिलता था। अब क्या है, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और फारसी समुदाय को भी इसमें मान्यता दी जाएगी। और दूसरी चीज, सबसे और खास बड़ी बात है कि जो कि संवैधानिक है ही नहीं, जो गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा है, जिसको किसी भी प्रकार का संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है और जिसका रजिस्ट्रेशन भी ठीक तरीके से नहीं हुआ है, वहां पर हमारे नौनिहाल जो पढ़ रहे हैं वो क्या शिक्षा ग्रहण करेंगे? ये सोचने वाली बात है। चंदा ले रहे हैं तो चंदा इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, तो उस प्रकार से उस चंदे को यूज करके रजिस्ट्रेशन भी तो किया जा सकता था। लेकिन रजिस्ट्रेशन बिना कराए
हम अगर अपने नौनिहालों के भविष्य को अंधेरे में रख रहे हैं तो ये उचित किसी भी प्रकार से नहीं है। और इस अधिनियम की खास बात यह है कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण और अनिवार्य रूप से इसकी पूरी मान्यता लेनी पड़ेगी। तो ये एक कानूनी प्रक्रिया है और जो कि हमारे उत्तराखंड को लेकर और हमारे बच्चों को लेकर काफी अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचेगा। मान्यता प्राप्त करने को संस्थान, सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी एक्ट में पंजीकरण अनिवार्य होगा। तो ये पंजीकरण हो जाएगा तो निश्चित रूप से कि जो हमारे बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको सही और अच्छी दिशा मिलेगी, क्योंकि जो चीज पंजीकृत है ही नहीं उसको चंदा देकर किस प्रकार की पढ़ाई कराई जा रही है ये भी तो पता लगना चाहिए। तो इससे तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है ना। और इस संस्थान लेकिन हनी पाठक जी एक चीज ये बताइए संचालन कि में जो पंजीकृत नहीं है, चलिए उनकी बात ठीक है, जो पंजीकृत हैं अब उनके ऊपर भी तो संकट कहीं ना कहीं मंडराएगा ये कानून आने से, कि नहीं मंडराएगा? इस चीज को कैसे बताइएगा? देखिए, इसमें प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को पारदर्शिता में लाभ मिलेगा। तो जी। जब पारदर्शिता में लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से कि जो सही तरीके से वैध रूप से चले आ रहे मदरसे हैं उनको उसका लाभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि वैध और अवैध होने से बच्चे भी कंफ्यूज है, सरकार भी कंफ्यूज है और पूरी तरीके से हमारे बच्चों का भविष्य भी कंफ्यूजिंग स्थिति में है। तो इन सब चीजों से पारदर्शिता आएगी और जब पारदर्शिता आएगी तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में नहीं रहेगा और इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता के साथ अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, जो कि बहुत जरूरी है आज आने वाले समय में। ठीक है, नवीन जी आप पे आऊंगा। आपसे सवाल ये है कि देखिए सरकार ये कह रही है कि जो भी चीजें हैं वो अब कानूनी प्रक्रिया में आ जाएंगी और जो भी चीजें हैं वो अब क्योंकि एक दायरे में आ जाएंगी तो जो इलीगल काम कर रहे थे उनके ऊपर अब जो है कार्रवाई होगी। तो विरोध किस बात का फिर? अभी तक कानूनी दायरे में कुछ नहीं था। देखिए, भावी सरकार का असली मकसद शिक्षा सुधार नहीं बल्कि वोट बैंक की राजनीति है। अगर अवैध मदरसे चल रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार की जिम्मेदारी थी कि उन पर कार्रवाई करें, लेकिन पूरे मदरसे बोर्ड को बंद करना साफ दिखाता है कि सरकार एक खास समाज को टारगेट करने के लिए इस प्रकार का काम कर रही है। कांग्रेस साफ कहते हैं कि शिक्षा धर्म से ऊपर है, बच्चों को विज्ञान, गणित, आधुनिक ज्ञान देना जरूरी है, लेकिन सरकार ये क्यों बोल रही है कि संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षा संस्थान चलाने का भी अधिकार दिया है। एक देश एक शिक्षा की आप बात करते हैं, आप देखिए पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षा का स्तर कितना गिरता हुआ जा रहा है। अब बड़े जो अधिकारी हैं, जो इनके मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गरीब बच्चा है वो आज भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। सरकारी स्कूल भी ऐसा जहां बरसातों में छत उनकी चूरी है, छत गिरने को तैयार है और स्कूलों में अध्यापक नहीं है। अगर अध्यापक है तो वहां शिक्षक नहीं है। ये स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर आ रही है। अभी हनी जी कह रही थी कि पारदर्शिता आएगी। पारदर्शिता सरकार को हमेशा रखनी चाहिए। अभी आगे वाली कौन सी बात है कि हम ये चीज लेके आएंगे, पारदर्शिता रखेंगे। और सवाल ये उठता है कि प्रदेश के अंदर इतने बड़े स्तर पर अवैध मदरसे बन गए, सरकार क्या कर रही थी? सरकार का सूचना तंत्र क्या कर रहा था? लोगों से चंदा वसूली कर रही है, उसका हिसाब कौन मांगेंगे? सरकार मांगेंगे ना। अगर सरकार, लोग वहां से चंदा ले रहे हैं तो उनका दायित्व होता है कि बच्चों को सही शिक्षा दे। अभी आपके मैं आंकड़े देख रहा था, 2023 में 416 पंजीकृत मदरसे यहाँ पे थे, जिसमें 45,800 बच्चे पढ़ रहे थे। तो उसके साथ में 576 अवैध मदरसे भी थे। मतलब जब तक अवैध मदरसे बन रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी? सरकार को चाहिए था ना कि भाई इसमें कोई कार्रवाई करें। और लेकिन नवीन जी देखिए, एक सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए उन पे तो मैं आऊंगा, ये सवाल पूछूंगा, लेकिन आपसे मेरा सवाल एक ये भी है कि अब जब चीजों को सुधारने की बात आ रही है, अब सरकार जब ये कह रही है कि देखिए अब सब कुछ चीज बैलेंस होंगी, तो फिर किस चीज की दिक्कत है? सरकार ये कह रही है कि देखिए अब जब सबको समान शिक्षा देने की बात कही जा रही है तो फिर क्या दिक्कत है? हम इसका स्वागत करते हैं। समान शिक्षा मिलनी चाहिए सबको। इसकी शुरुआत अपने घर से करिए ना। आप जो अधिकारी हैं उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। आप बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम में सरकारी स्कूलों में, और अपने नेताओं के, विधायकों के, मंत्रियों को बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पे लाखों रुपए का खर्चा बच्चों के ऊपर खर्च होता है। सरकार पारदर्शिता करे, सरकार सारे सब्जेक्ट पढ़ाए, सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाए। तो इसमें किसकी कमी है? हम तो चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में काम करे,
लेकिन ऐसा देखने में कहीं नहीं मिल रहा है। आप पूरे प्रदेश के अंदर जाइए, शिक्षा का स्तर देख लीजिए आप क्या है। आज पूरे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनका भविष्य संकट में हो गया है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल है वहां पे तो उनको कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ना अच्छे वहां पे क्या कहते हैं कि विद्यालय है, ना वहां पे शिक्षक वहां पे आ पा रहे हैं, आ भी रहे हैं तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो शिक्षक है उनको रहने की भी वहां पे कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सरकार को तो सारी दिशा का संज्ञान लेना चाहिए, उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित तौर से शिक्षा का स्तर गिरना चाहिए। आज ये स्थिति कैसे हो गई कि शिक्षा का स्तर इतना गिर गया कि सरकार को पूरा मदरसा बोर्ड ही बंद करना पड़ गया। आप पे आऊंगा। सवाल ये है कि देखिए कांग्रेस का ये सवाल भी तो लाजमी है कि देखिए कहीं ना कहीं कमी नहीं ठीक है है। नवीन जी, ठीक है। सरकार को कमी को सही करने के लिए सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट नहीं करना चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमने शिक्षा का विस्तार करना है, शिक्षा को पूरा विस्तृत तरीके से हम लोगों ने आगे लेके जाना है। ठीक है हनी पाठक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए 2017 से आपकी सरकार है राज्य में, इतने साल हो गए हैं, तो अब अनियमितताएं क्या एकदम से अभी दिखी और 2026 में लागू करने की सरकार बात कर रही है क्योंकि 27 में चुनाव होना है, तो कहीं ये वाला एंगल तो नहीं है? देखिए ऐसा है ना, कांग्रेस का तो एक चाल चरित्र चेहरा हर बार सामने आता है, तो इनके चाल चरित्र के तो बात करना बेकार ही है, क्योंकि नए किरदार आते जा रहे, नाटक वही पुराना चल रहा है पूरा विपक्ष में। नाटक मैं तो इनको आप लोगों का बताना चल रहा है। चाहूंगी, देखिए जोशी जी मैं आपके बीच में ठीक है नवीन जी, सुन लेते हैं एक बार, फिर मैं आपके आऊंगा, एक बार सुन लीजिए। सुनना भी पड़ेगा आपको बीच में। समृद्ध जी 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 जी, आप बोलिए हनी जी अपनी बात रखिए। आपके अनुसार नवीन जोशी जी आप जितनी बातें बोल रहे थे मेरे को ठीक लगी थी? नहीं लगी थी ना, लेकिन मैं सुन रही थी ना। कोई बात नहीं। ठीक है नवीन जी, इनकी एक बार बात सुन लेते हैं, फिर मैं आप पे आऊंगा सर मैं आप पे आऊंगा। आपके पास तो समृद्ध जी ये रिकॉर्ड है, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति अगर चैनल में बैठता है तो अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का ख्याल बिल्कुल नहीं रखता है। उसको यही नहीं पता होता है कि गंभीरता से किसी नेशनल चैनल में बैठते हैं। अब मैं अपनी बातों पर आती हूँ। इन्होंने कहा कि अब इनको बेहतर विषय पे आते हैं। देखिए आप दोनों ही सही, मेरा विनम्र निवेदन है, देखिए विषय पर बोलती हूँ जी। ऐसा मत करिए कि मैं भी मर्यादा भूल के आपको एक शब्द ना बोलने दूं। मैं एक बात बताना चाहूंगी, देवभूमि को मजार जिहाद से मुक्त कराने के लिए धामी जी का विकल्प रहित संकल्प इस प्रकार कार्य किया है कि 1000 से ज्यादा अवैध मजारों पर बुलडोजर चला और 6000 एकड़ से ज्यादा अधिक भूमि कब्जा मुक्त हुई। तो ये बताइए, ये जो 6000 एकड़ से ज्यादा भूमि जो कब्जा मुक्त हुई वो कैसे हुई? वो सरकारी जमीन थी ना, सरकार की जमीन थी ना, उस पे कोई ना कोई अच्छी चीजें का शुभारंभ किया जा सकता था, जो कि हुआ। अब ये स्वास्थ्य और सरकारी स्कूल पर आते हैं। मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि हमने अपने शासन काल में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किताबें जो फ्री मिलती थी उसके साथ साथ उन्होंने नोट बुक भी बच्चों को उपलब्ध फ्री में कराना शुरू कर दिया। और पहले क्या होता था, बच्चों की ड्रेस के पैसे स्कूल के खाते में जाते थे, लेकिन अब क्या है कि डायरेक्ट पेरेंट्स के खाते में उसको भेजा जाता है। अब मैं तीसरी बात पर इनकी आती हूँ, जो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से नहीं, उस प्रकार से नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, आपकी सरकार इतने सालों तक थी, क्या करे, स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है। मैं आपको अपना पर्सनल बताती हूँ इंसिडेंट जो अभी कल हुआ मेरे साथ। परसों रात 12 बजे मैं कद्दू खाल के गेस्ट हाउस में थी, उसके सामने एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला व्यक्ति सूरी नाम है, उसने मुझसे संपर्क किया कि मैडम हमें एम्बुलेंस की आवश्यकता है, मेरे पापा अत्यधिक बीमार है। चंबा में CSI हॉस्पिटल डॉक्टर पुरकाजी, उनको एक फोन किया गया और विद इन 5 मिनट्स उसको एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई और यहाँ पर दून हॉस्पिटल में रेफर कराया। तब तक इलाज उनका चंबा में चलता रहा। तो आप ये तो मत ही कहिए कि स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल बहाल चल रहा है। आप अपने शासन काल की बातों को याद रखिए। 200 से ज्यादा उनको हॉस्पिटल के लोगों को, डॉक्टरों को कल नियुक्ति पत्र दिया गया। पहाड़ों में हर घर के आगे सड़क है, कभी एयर कंडीशन रूम से निकलिए। आप प्रदेश के महामंत्री है ना, तो प्रदेश का मतलब सिर्फ देहरादून नहीं होता है, पूरा उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड में जाइए, वीडियो बनाइए और घर घर जाकर देखिए कि लोगों को जल, सड़क, पानी, व्यवस्था, सब चीज की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। ठीक है। निगरानी और परीक्षा, देखिए ऐसा समृद्धि जी, अधिनियम का जो प्रभाव है
उससे राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षिक अनुसंधानों में पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता मिलेगी। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ अल्पसंख्यकों को संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित किए जाएंगे। राज्य सरकार के पास संस्थान के संचालन की निगरानी करने हेतु समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी करने के निर्देश रहेंगे जी। तो ये सारी चीजें जब होंगी तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में नहीं उजियारे की तरफ ले जाने वाला होगा। और ये तो बार बार वामपंथी सोच के दिमाग लगाते हैं। ये तो अभी इनका ही बयान आया था, पाकिस्तान में फारसी वाली बात कही थी, तो अरे भाई तुम लोग पाकिस्तान जाकर रहो ना। जब पाकिस्तान से इतनी अच्छी दुश्मनी है और हम लोगों की पूरे भारतवर्ष की, लेकिन आपके लिए वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था चली आ रही है, तो जाइए पाकिस्तान में जाकर रहिए। जब आप ठीक है नवीन जी, सवाल को उठाने को तैयार है, उर्दू फारसी पढ़ाने को बच्चों को तैयार है, उनको उसी प्रकार से ट्रेंड करना है कि खालिस्तानी बनाना है, तो पूरी तरीके से आपको खुली छूट है। अपने ही प्रदेश में जाइए, अपने ही राज्य में जाइए, क्योंकि आप हिंदुस्तानी होने के नाम पर वो कलंक है जो कि समय समय पर ये दर्शा देते हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आप हमें बोल रहे हैं। ठीक है हनी जी, मैं नवीन जी आप पे आऊंगा। ठीक है नवीन जी, सवाल ये है कि सरकार तो ये कह रही है, आप वो हैं। ठीक है हनी जी, जब भारत आपने अगर अपनी बात कर ली हो, विभाजन हुआ था तो सेना को जीप की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय आपने उस जीप में भी घोटाला किया। किसने किया? जब सेना पूरे पाकिस्तान में आक्रमण कर रही थी, जीतना चाह रही थी, इस सरकार से इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बना दिया था, सीजफायर किसने किया? तब वो आप सीजफायर कर रहे होता है। जब प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई अच्छा कार्य होता है तो निश्चित रूप से आप समय समय पर अपनी वामपंथी सोच को उजागर करते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा रहा है। आपके यहाँ तो आप बार बार चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, कभी आप इस तरीके के मदरसों के लिए उठ जाते हैं, कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कभी सेना के ऊपर। ठीक है हनी जी, अब देखिए नवीन जी, सवाल मेरा आपसे है, अब देखिए अगर आपने अपनी बात रख ली हो हनी जी, तो मैं नवीन जी से सवाल ले लेता हूँ। चुनाव आयुक्त को मिलता था वफादारी का इनाम, आप बार बार चुनाव आयुक्त ठीक है हनी जी, ठीक है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी के सुंदरम 1958 से 1967 उनको पद्म विभूषण से सम्मानित। नहीं बिल्कुल सर, हनी जी आपने अगर अपनी बात रख ली हो, देखिए आप बहुत देर से बोल रही है, अब मैं सवाल ले लेता हूँ एक उनसे। देखिए अब मैं सवाल ले लूँ नवीन जी से एक बार, आपकी सारी बातों का जवाब देंगे मैम, वो इसलिए बहस होती है, इसलिए तो एक बार आप जो है, अब नवीन जी मेरा सवाल आपसे, बातों का जवाब देंगे। देखिए नवीन जी, एक और सवाल मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि जब पंजीकरण नहीं है और ये सभी संचालक जब कोर्ट में गए हैं, तो नैनीताल हाईकोर्ट ने भी तो सर वही चीज कही है, जब न्यायपालिका ने वो चीज कह दी, तो फिर क्या दिक्कत है सर? और एक और चीज इसमें देखिए, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा। ठीक है हनी जी, अब उनसे जवाब तो ले लें, उनसे जवाब ले लेते हैं हनी जी। आप बीच में बार बार क्यों बोल रही है? आपका हो गया ना, उन्होंने पूछ लिया, आप क्या क्यों बोल रही है? सुनना सीखिए पहले, कभी चैनल में बैठना सीखिए कैसे किस प्रकार से बात करते हैं। ठीक है हनी जी, अब नवीन जी आप जवाब दीजिए। सुसज्जित है ये, देखिए ठीक है हनी जी, देखिए एक दूसरे पे आपस टिप्पणी जो है ना की जाए और विषय पे आ जाए। देखिए विषय पे आ जाए वापस, नवीन जी आप उत्तर दीजिए। तो मैं तो विषय पे ही हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करी, किस प्रकार से एक सैनिक अपने बच्चे के इलाज के लिए कितने दर दर भटकता रहा, 4 हॉस्पिटल में गया, उसको कहीं इलाज नहीं मिला, और पूरे 2 घंटे तक एम्बुलेंस के लिए बुला करे, एम्बुलेंस नहीं आ पाई। मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। हनी जी बहुत देर आपने अभी अपनी बात रखी है, एक बार उनको भी बात रखने दीजिए। अब मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया कि नहीं लिया? महामंत्री जी ये बताइए। बिल्कुल नवीन आपके बीच में मैं नहीं बोला, जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। मैं आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ, आपने शुरुआती आपसे ज्यादा बोल सकता हूँ। अगर ऐसे बोलना ऐसे डिबेट करेंगे तो फिर ये सही नहीं लगेगा। मैं फिर इनके बारे में भी ऐसा बोलूंगा, बोलने में दूंगा, कुछ सुनाई नहीं देगा। फिर संज्ञान लिया आप सुन लीजिए पहले, सब छोड़िए, आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, समाज शिक्षा नीति की आप बात करते हैं, हम स्वागत करते हैं, लाइए ना समाज शिक्षा नीति तो लेकर आइए। कहाँ समानता दिख रही है? आप सिर्फ एक भजन को टारगेट करना चाहते हैं, ग्राम विशेष को आप टारगेट करना चाहते हैं। 75 अवैध मदरसे वहाँ पे बन गए, 7,000 बच्चों के भविष्य का क्या होगा? आप बताइए, 7,000 बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, उनके भविष्य के लिए इन्होंने क्या सोचा? जब घुसपैठ यूपी से वहाँ से लोग यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर आ रहे थे, तब ये लोग क्या कर रहे थे? नवीन जोशी जी ये बताइए ना, यहाँ पर आधार कार्ड ये बना ले रहा है, कोई भी आदमी दूसरे प्रदेश से आकर उत्तराखंड का आधार कार्ड बना ले रहा है। कैसे इनकी सरकार चल रही है? ऐसे तो कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, दूसरी जगह से कोई भी आदमी आएगा और यहाँ आधार कार्ड बनाएगा और यहाँ का नागरिक बन जाएगा। कैसी सरकार इनकी चल रही है?
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का। देखिए एक एक टिप्पणी तो है वो चलती रहेगी, लेकिन सवाल यहीं आके रुकता है कि आखिरकार किस तरीके से धामी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई जो है इस बीच की है। धामी सरकार ने एक कड़ा फैसला जो है वो यहाँ पे लिया है, और आपको बताते चलें कि देखिए इसमें ना सिर्फ मदरसे बल्कि सिख, पारसी, ईसाई, जैन, गोरखा, बौद्ध आदि अल्पसंख्यकों के विद्यालयों को भी मान्यता देने की बात जो है यहाँ पर सरकार कह रही है। लेकिन इसी बीच राजनीति जो है वो गरमाई पड़ी है, एक दूसरे पे वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को खत्म करने की बात कही जा रही है, तो वहीं जो अल्पसंख्यक बोर्ड है उसमें अपने आप को जोड़ने की बात मदरसों को कही जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि देखिए अब मुस्लिम समुदाय के अलावा बाकी जितने समुदाय हैं उन सबको भी इसमें जोड़ा जाएगा, ताकि सबको एक साथ एक सामान्य शिक्षा मिल सके। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए इंडिया वॉइस।